अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे वफाकी बजट की 2025 एंड 2026 जो कि 10 जून पेश किया जाएगा। इसके अंदर आज हम जो एक स्पेसिफिक सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है तालीम का शुबा, यानी कि आज हम एजुकेशन सेक्टर के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कितना बजट जो है वो इस बार हो सकता है, इम्कानात हैं कि पेश किया जाएगा, और साथ साथ जो रवां साल जो है पेश किया गया वो हमारे पास जो अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करते चलें। हम देख रहे हैं कि तालीम के बजट में हर साल इजाफा किया जाता है। इस साल भी हम देख रहे हैं कि इजाफा किया जाने के इम्कानात मौजूद हैं। खासकर जीडीपी ग्रोथ के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 1.91% जो है वो इस बार रवां साल जो है वो रखा गया, तालीम के लिए मख्तस किया गया। और ख़ासकर अगर हम बात करें थोड़ा सा वफाकी अगर वजारत के हवाले से, तो यहाँ पर 204% का इजाफा किया गया। और अगर हम सूबे वाइज यानी कि पर प्रोविंस जो है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखें तो इस बार हमने पंजाब प्रोविंस के तकरीबन 673 अरब रुपए का जो है वो बजट रखा गया, और साथ साथ सिंध के हवाले से 508 अरब रुपए किया गया था बजट, जबकि केपी में 393 यानी कि 393 अरब रुपए का जो है वो बजट रखा गया। तालीम के लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में 162 अरब रुपए का जो है वो बजट रखा गया, जबकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 48 अरब रुपए का, और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान 33 अरब रुपए का बजट जो है वो सिर्फ तालीम के शोबे के लिए मख्तस किया गया। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तालीम के लिए ख़ासकर जो वो स्टूडेंट्स जो अभी तक महरूम हैं, स्कूल नहीं जाते, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो बजट में हिस्सा डाला गया। और ख़ासकर जो अभी न्यू बजट आएगा उसमें भी जो है वो एलोकेशन कुछ ना कुछ की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों को तालीम मुहैया हो सके। ये एक बुनियादी हक़ भी है, चाहे हम तालीम की बात करें या हेल्थ की बात करें। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बजट के लिए बहुत सा एक जो तालीम के लिए एक स्पेसिफ़िक बजट जो है वो स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि तालीम को एक बेसिक नेसेसिटी करार दिया गया है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो इस बार मज़ीद होनी चाहिए जो पिछले साल रह गई हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हो रही हैं अच्छी हो रही हैं, गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो कि वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कि बजट में क्या चीज़ें रहेंगी, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रवां माली साल में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तालीम के फ़रोग के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। ये इक़दाम तालीम बजट में इजाफे, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, तालीमी इदारों की बेहतरी और फ़नी तालीम के फ़रोग पर मुश्तमिल हैं। रवां माली साल 2024-25 के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तालीम के शोबे के बजट में नुमाया इजाफा किया है। वफाकी वजारत तालीम और पेशा वाराना तरबियत के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर GDP का 1.91% तालीम के लिए मुख्तस किया गया है, जो गुज़िश्ता साल के 1.5% के मुकाबले में ज्यादा है। वफाकी वजारत तालीम के बजट में 204% इजाफा किया गया है, जो गुज़िश्ता साल के 8.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 25.75 अरब रुपए कर दिया गया है। तालीम के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने रवां साल तालीम के लिए 215 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें से 46% तरक्याती अखराजात और 54% जारी अखराजात के लिए हैं। सूबाई सतह पर पंजाब ने 673 अरब, सिंध ने 508 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 393 अरब, बलूचिस्तान ने 162 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 48 अरब और गिलगित बल्तिस्तान ने 33 अरब रुपए तालीम के लिए मुख्तस किए हैं। तमाम सूबों ने अपने तालीमी बजट में नुमाया इजाफा किया है। वफाकी हुकूमत ने इस साल तालीम के लिए कई इक़दामात भी किए हैं, जिनमें कौमी तालीमी फंड के क़याम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों के लिए फंडिंग को 50 करोड़ से बढ़ाकर 5 अरब रुपए कर दिया गया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के फंड के लिए भी खुसूसी रकम रखी गई है, ताकि मुल्क में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में कमी लाई जा सके। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मौजूदा हुकूमत ने तालीम के फरोग के लिए बजट में नुमाया इजाफा किया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फंड कायम किया, दानिश स्कूलों की तौसीह की, बुनियादी सहूलतों की फराहमी बेहतर बनाने पर जोर दिया और सूबों के ताउन से तरक्याती और इस्लाहाती मंसूबे शुरू किए ताकि तालीम आम हो सके। तालीम को आम करना है और बजट का मकसद भी यही होता है कि किसी न किसी तरीके से उस सेक्टर को सपोर्ट किया जाए। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक के जानिब चलते हैं, साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं ख़ास कर वज़ीर आज़म के हवाले से बताएं तो वज़ीर आज़म ने आज FBR का जायज़ा इजलास किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि ख़ास कर थर्ड पार्टी वैलिडेशन के हवाले से बात का जिक्र हुआ कि मशहूर और मारूफ कंपनीज़ को जो है बुलाया जाएगा और थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाएगी। इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि आइंदा माली साल जो बजट होगा यानी 2025 एंड 2026 फिस्कल ईयर के लिए सैलरीड क्लास के लिए जो है वो एक लीनियंसी रखी जा रही है। IMF से भी इस चीज़ को जो है वो हमने देखा है, इस कंडीशनैलिटी को रिमूव या रिवोक करवा लिया गया है और ख़ासकर इसमें कुछ कंसेशन होगा, कितना ज़्यादा बेनिफिट पास ऑन होगा, आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। ये रिलीफ जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा और इससे कौमी ख़जाने को क्या फ़ायदा होगा, आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। आइंदा बजट में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एक नया दौर और ख़ासकर इस दौर के अंदर क्या क्या बात हुई वो आज हम डिस्कस करेंगे। डिजिटल करेंसी के हवाले से बात करेंगे। डिजिटल करेंसी रेगुलेशन पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह इजलास हुआ है। इस इजलास के अंदर यकीनन हम देख सकते हैं कि रेगुलेशन की बात हो रही है, तो रेगुलराइज करने के लिए और जो कुछ रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो लेने के लिए भी बातचीत की गई है। और ख़ासकर जो क्रिप्टो करेंसी है वो पाकिस्तान में ऑफिशियल होने वाली है, तो इसके लिए कुछ मेजर्स हैं जो लेना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जानिब से क्लीशेस डिस्क्राइब होंगे, वो हम आपसे जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये चीज़ें सामने आ रही हैं और यकीनन बजट के अंदर और वाज़े कर दी जाएंगी। मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से बात करें तो एक गुड न्यूज़ है, मज़ीद एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो इजाफा करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ प्लानिंग भी की जा रही है, कोई स्ट्रेटजी डिफ़ाइन की जा रही है, किसी न किसी तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। और हम देख रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान का जो फॉर्मूला है उसको पुट किया जा रहा है, तो ख़ासकर जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उसकी एक्सपोर्ट होगी, तो यकीनन ये भी एक हमारी इनोवेशन के लिए जो है वो एक नया कदम होगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है, ख़ासकर हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो देख रहे हैं कि एक्सपोज का सर्वे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर कर सकता है। ये एक वाज़ेह सबूत है, ख़ासकर जो जितने ज़्यादा मार्केटिंग जॉनरा चेंज हो रहा है इंटरनेशनली, आपने देखा है कि एक्सपोज यानी कि एग्जीबिशन किए जाते हैं और फिर अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली मार्केट किया जाता है, तो पाकिस्तान भी यही फॉर्मूला अडॉप्ट कर रहा है। आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। और एक और न्यूज़ जो आपको देना ज़रूरी है, आप कह सकते हैं इन अ सेंस ऑफ गुड और बैड whatever you say, क्योंकि बैंक से नकद रकम निकलवाने यानी कि ख़ासकर हम कह रहे हैं कि जो बैंक डिपॉजिट रखवाते हैं उनके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगने का जो है वो यानी कि इम्कानात इस बजट में दिख रहे हैं कि दुगना हो जाएगा। और ख़ासकर वो जो सारिफीन हैं जो कि ज़्यादातर इसी फ़िक्स इनकम पे भरोसा करते हैं, तो अब उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि आप मार्केट्स हैं, आपके पास और भी जो है वो सेविंग एरियाज़ हैं, वहाँ भी आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे आइंदा माली साल के लिए 4100 अरब रुपए के तरक्याती प्लान तैयार हो चुके हैं, यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से। और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत जो FBR के इस्लाहात हैं उसमें उसके मुतालिक जो इजलास हुआ है वो हमने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, वो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज रिटर्न जमा कराने की FBR ने डेट दे दी है, वो है 5 जून या 5 जून तक बढ़ा दी है, तो यकीनन ये भी आपके पास है एक ऑप्शन के 5 जून तक अपने जितने भी रिटर्न्स हैं वो जमा करवा दें, एक्साइज रिटर्न खासकर। और ओगरा ने जून के लिए LPG की कीमतें कम कर दी हैं। दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, आज उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे उस्मान साहब, आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी, बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन सबसे पहले जो एक लाइमलाइट में चीज़ है वो है बजट के हवाले से सैलरी क्लास के लिए कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है। ऑल्दो IMF के हम कह सकते हैं कि हम उनसे भी जो है वो एक डिस्कशंस में हैं, उनके भी नए दौर यानी कि जो मुलाकातों के सेशंस हमने किए और फिर उसके बाद ये तय पाया कि जो सैलरीड क्लास है उसको रिलैक्सेशन देनी कैसे दी जाएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू वंस अगेन नताशा फॉर हैविंग ऑन द शो। सैलरीड क्लास के लिए देखें काफ़ी अरसे से ये डिमांड हम भी कर रहे थे कि रिडक्शन की जाए, बिकॉज ना सिर्फ ये एक अनड्यू प्रेशर डाल रहा है सैलरीड क्लास पे, बल्कि इसकी वजह से कुछ ब्रेन ड्रेन में भी हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। इसमें देखिए सबसे बड़ी जो इस वक्त सामने आई है, IMF से जो अप्रूवल लिया गवर्नमेंट ने, वो तकरीबन 1.5
to 2% की रिडक्शन, इट्स नॉट मच, एक मिनिमल रिडक्शन है जिसकी अप्रूवल ली है, जिससे तकरीबन 56 to 60 बिलियन रुपीस ना होने से होना तो बेहतर है, सैलरीड क्लास तो खुश हो जाएगी। जी, 60 अरब रुपए का तकरीबन आप कह लें 60 बिलियन रुपीस का ये बेनिफिट पास ऑन किया जाएगा टू द सैलरीड क्लास। और इसमें जो लोएस्ट टीयर है, जो बिल्कुल बॉटम टीयर ऑफ सैलरीड क्लास है, उसको ज़्यादा मराद दी गई है। वो 5% पे था, उसको 1 पे ले आए हैं। तो बेसिकली दैट्स द मेन चेंज कि जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द सैलरीड क्लास है, आई थिंक 100,000 जी फर्स्ट स्लैब जो है, उसको सबसे ज़्यादा रिडक्शन दी गई है, ताकि उन पे सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर के हवाले से दे आर द मोस्ट आप कह लें चैलेंज्ड, तो उस हवाले से उनको दी गई। लेकिन देखें, हम अभी भी ये कहते हैं कि दिस इज़ वन एस्पेक्ट जो गवर्नमेंट कर रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बहुत मीटिंग्स हुई, ये बजट, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी लास्ट वीक मीटिंग हुई अबाउट द बजट, और हमने तजावीज़ भी दी। हमने उसमें एक और बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कही थी कि वो थी ईज़ ऑफ टैक्स रिटर्न्स एज वेल, कि आज आपकी अगर आप बाहर जाएँ यानी वेस्टर्न ममालिक में, तो सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं $5 के, $10 के, जिस पे एक सैलरी जो पर्सन है, क्योंकि उसकी स्ट्रेट इनकम होती है, पे चेक आ रहा है, पे चेक कट रहा है और जा रहा है। बिजनेस की तो चले एक थोड़ी सी वो होती है, तो इट शुड बी वेरी इजी टू सबमिट एज वेल। ये भी एक वजह है कि कई सैलरीड लोग जो है वो नहीं करते। पर तो अगर टैक्स के हवाले से देखा जाए तो वहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को। हमारे साथ इशू ये है कि सैलरीड क्लास इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, लेकिन हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। इसके हवाले से ये अगर आप जो राय दे रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंट करना, सैलरीड क्लास का पे चेक आ रहा है, आपने कहा वो हो जाएगा, लेकिन फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में जो बहुत सारे टैक्सेस दे रहा है, उसका क्या होगा? देखिए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज ड्यू टू सेवरल थिंग्स। जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इट, सेल्स टैक्स जो है वो बहुत बड़ा है, यानी आप अपने हर कंज्यूमर गुड पे सेल टैक्स पे करते हैं, आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस पे भी सेल टैक्स पे, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसका टैक्स है, कोई माचिस भी लेते हैं तो उस पे भी टैक्स है। तो उसकी भी हमने तजवीज़, देखें वो भी लिंक्ड है, वो हमने एक जनरलाइज तजवीज़ दी है कि आप सेल्स टैक्स को ग्रेजुअली नीचे लेके आएँ। वी बिलीव 18% पे इट शुड बी कमिंग डाउन टू लेस देन 15। अगर वो ग्रेजुअली लाएं, 1 to 2% नीचे लें, उससे डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी कम होगी। सेकेंडली, जो आपका इस वक्त टैक्स नेट वाइडन नहीं हो रहा, हम यही बात करते हैं ना कि देखें, आप बहुत हाई टैक्स कर लें तो कम लोगों से आप वो टैक्स ले पाएंगे, आप कम करेंगे तो एक रुझान होगा लोगों में, यार चलो टैक्स कंप्लायंट बन जाओ। क्योंकि देखिए, आने वाला टाइम, ये जो हम डिजिटलाइजेशन की भी अभी आपने बात की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इस गोल है, वो है कि जी टैक्स बेस बढ़े, IMF भी टैक्स बेस बढ़ाना तो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि सिर्फ सैलरीड क्लास को लीनियंसी मिलेगी या इसके अलावा भी कुछ और कंडीशनैलिटीज़ हो? क्योंकि IMF इज़ नॉट हैप्पी कि आपको सब्सिडाइज किया जाए या कुछ कंसेशंस दिए जाए, वो चाहते हैं कि आपका जो एक फ्रेमवर्क है इकोनॉमी का, वो बेटर हो जाए। जी, देखिए, IMF की ऑफ कोर्स वो हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी विद एनी इंसेंटिव्स एट दिस पॉइंट। वो चाहते हैं, क्योंकि उनको पहले ही पता है कि फिस्कल आपकी जो है स्पेस नहीं है आपके पास, तो फिस्कली यू आर वेरी लिमिटेड, तो उसमें आप कितना दे सकते हैं। 14.3 ट्रिलियन का ही अभी तक टैक्स टारगेट है हमारा। तो एक IMF को मनाने का तरीका ये था कि जी, वाइल हम ये 60 अरब रुपए का टैक्स जो है कम रखेंगे सैलरीड क्लास पे, लेकिन टोटल टारगेट वही रहेगा, तो मींस कहीं ना कहीं टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो IMF को वो बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि जी अब हम नॉन जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं, या जो आप कह लें कि टैक्स नेट्स में इस वक्त मौजूद नहीं, उन पे फोकस किया जाएगा। देखिए, IMF सबसे पहले ये कहता है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन करें। IMF आपको ये कहता है कि जो आपके खर्चे अखराजात है वो आपकी इनकम से मैच करें। और डेफिनेटली हमारे इस वक्त एक फिगर में आपसे शेयर करूं कि ओनली 4% ऑफ द पॉपुलेशन गिव्स टैक्स रिटर्न्स। आप सोचें 96% आपकी पॉपुलेशन, 6 मिलियन तकरीबन टैक्स पेयर्स हो चुके हैं। अब नील फाइल कर रहे हैं या ये एक अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास 6 मिलियन तो है। लेकिन 25 करोड़ की आबादी में ये बहुत एक स्मॉल परसेंटेज है ना। आप देखें, और मैं उस दिन पढ़ रहा था, आप डिजिटल करेंसी की बात करेंगी, आई वाज लिंकिंग दैट अप, कि आपके जो ये डिजिटल करेंसी की एप्स हैं ना डिफरेंट, जिन पे लोग डिजिटल करेंसी ट्रेड करते हैं, ये मोर देन 4 मिलियन डाउनलोड हुई है पाकिस्तान में इन द लास्ट 1 to 2 years। अब ये नहीं पता वो ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो दिस शोज देयर पीपल हु हैव मनी जो ये चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं, और अब वो ये डिजिटल जो करेंसी वाला हमारा जो नेटवर्क है, उसको समझने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान में ये रेगुलराइज होने की, यानी कि ऑफिशियल होने की कोशिशें की जा रही हैं, रेगुलेट भी हो रही है, इसको तरीके से काउंसिल्स भी बनाई जा रही हैं, वहीं हमें अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है कि लोग डाउनलोड तो कर रहे हैं, लोगों को नंबर्स दिख रहे हैं, लोगों को पैसा दिख रहा है, लेकिन करना कैसे ट्रेड, ये बहुत मैटर करता है। यस, इसके लिए अभी रिसेंटली हमने जो देखा, क्रिप्टो काउंसिल का क़याम हुआ, उसके बाद अभी हमने एक बिटकॉइन रिजर्व पाकिस्तान का लॉन्च किया है लॉस वेगस में अभी रिसेंटली
اور اس کے بعد بیسکلی جو اب بنائی گئی ہے وہ بنائی گئی ہے ایک PVARA پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی, وہ اس کو ریگولیٹ کرے گی. اور وی ہوپ, اور یہی ہماری فائنانس منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, کہ اچھا قدم ہے کہ آپ ان ڈیجیٹل کرنسیز کو اڈاپٹ کریں, کیونکہ دنیا میں اب یہ ایک ریالٹی ہے, آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ وہی والی بات ہے, آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے بالکل. اینڈ سیکنڈلی جو بہت بڑا امپورٹنٹ آپ والا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اب منی لانڈرنگ پہ آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہے, کرپشن پہ آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہے. اب یہ ایک نیا ذریعہ ہے, اگر آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو آپ اس پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال پائیں گے جو اس کے ذریعے لیٹس سے منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے. تو کافی لوگ اس کے ذریعے سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں گلوبلی. ڈیجیٹل کرنسی یہ کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ان ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ. جینوئن اونرشپ جو رکھنا چاہتا ہے وہ بھی رکھے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بٹ فالس کی آپ نے بات کی وہ یہی ہے کہ اس ریگولیٹری اتھارٹی کو, جیسے اب اسٹاک مارکیٹ ہے, اب اسٹاک مارکیٹ پہ آپ بلائنڈلی نہیں انویسٹ کرتے, آپ کے پاس اسٹاک بروکرز ہوتے ہیں. 3 ٹائمز ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے جی یہ, ایگزیکٹلی, بہت زیادہ, لیکن وہ انویسٹرز کی بہتری کے لیے ہے نا کہ آپ کو کوئی غلط انویسٹمنٹ نہ کرا دے, آپ کا لاس ہو جائے فار دیئر اون بینیفٹ. تو اسی لیے گورنمنٹ سیف گارڈ کرتی ہے انویسٹرز کو, تو یہاں بھی سیف گارڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا از ویری ویری وائبرنٹ ان دس, ادھر اتنی ساری ایپس اور ایڈز آپ کو ملتے ہیں کہ جی آپ یہ ڈال لیں گے تو آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا. فارن ایکسچینج ٹریڈنگ کی آپ دیکھیں کتنی ایپس ہیں جو وہ کر رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ نے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان کرنسی میں آپ فارن ایکسچینج ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اور اب یہاں پہ بھی یہ ہے, بٹ یو آر رائٹ کہ یہ ڈینجرز ٹو دا کنزیومر پتہ ہونا چاہیے آف ڈیجیٹل کرنسی. رائٹ. اچھا آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں تھوڑا سا ایکسپوز کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں. جو ایگزیبیشن کا کلچر ہے وہ پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے, اور پاکستان میں بھی جو ایکسپوز کا سروے ہے وہ بہت زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے. فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مارکیٹنگ جانرا ہے وہ چینج ہونا چاہیے پاکستان کا. کیسے دیکھتے ہیں اب تو تھوڑا سا ریجن کے اندر بھی پاکستان بڑی ایک وائبرنٹ پوزیشن رکھتا ہے. بالکل, دیکھیں ایکسپوز جو ہیں ہم وہی کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو ایکسپوز بیسکلی ٹیک یور پروڈکٹس ٹو دی گلوبل, بیچنا آنا چاہیے. ایگزیبیشن کے اندر تو یہ والا فارمولا بھی ہے, لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی بیچنا سیکنڈ, پہلے چیز کو لے جانا بھی ہے نا, تو ہم لے جا کے بتائیں گے کہ جناب یہ چیز ہے, اس کے یہ فوائد ہیں. ہم وہ نہیں کرتے تھے. ٹی ٹیپ کرتا تھا, منسٹری آف کامرس کرتا تھا, سیکٹوریل کرتا تھا, ڈفرینٹ جگہوں پہ سنگل کنٹری ایگزیبیشن جو ہوتی تھی تو یہاں لے کے جاتے تھے پاکستان کی کمپنی. جی بالکل. پھر ابھی ہیمز کا ایک انہوں نے کیا لاہور میں, بہت بڑا ٹی ٹیپ کا شو تھا, اس میں افریقہ سے اور پوری دنیا سے بائرز لے کے آئے. اب یہ اسٹریٹجی ہو رہی ہے جس میں گورنمنٹ دیکھیں تھوڑی اسپینڈنگ زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کمانے کے لیے کچھ لگانا پڑتا ہے, تو گورنمنٹ نے خود لوگوں کو بلایا, بڑی اچھی بات ہے, خود بائرز کو لے کے آئے یہاں پہ اور ان کو یہاں پہ لا کے اپنی پروڈکٹ شو کیس کی. اب آئی تھنک ایکسپوز کا کلچر بہت اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے گلوبلی. ایکسپوز اب آپ دیکھیں, آج آپ دبئی کی بات کرتے ہیں, یو اے ایک ہب ہے آف ایکسپوز. آج آپ دیکھیں ہر ٹریڈ کا ایکسپوز کچھ عرصے بعد ہوتا ہے, دا ہول ورلڈ سورٹ آف کنورجز آن دبئی. تو اگر آپ یہاں ایکسپوز کریں گے اور پاکستان کو شو کیس کریں گے اور گلوبل ایکسپوز کریں گے, تو آئی تھنک یہ بہت, ہمارا تعلق جس انڈسٹری ہے وہ تو چلتی ہے ایکسپوز پہ, فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں گلوبل ایکسپوز ہوتے ہیں. اسی طرح اب ہم جیمز اینڈ جیولری کی بات کر رہے ہیں, آج ہم اور اپنے سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جیمز اینڈ جیولری آپ کے اتنا بڑا سیکٹر ہے, لیکن لوگ باہر جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے پاس کیا جیمز اینڈ جیولری ہیں. یہاں پہ ہم کرتے ہیں لوکلائز, ہم کرتے ہیں ایکسپوز, بٹ دیر نو گلوبل ایکسپوز. چلیں ابھی ہم آئی تھنک اس سیکٹر کے اندر آ رہے ہیں, مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے اندر آئے ہیں, تو شاید یہ جیمز اینڈ جیولری والا بھی کبھی جو ہے وہ اس پہ ہو. بگ اپرچونٹی فار اس. اچھا تھوڑا سا ایکسپورٹ کے حوالے سے بتائیں. $35 بلین کا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایکسپورٹ ہونی چاہیے, اور خاص کر موبائل فونز کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر, اور اس سال کی جو تھوڑی سی اگر ایفرٹس دیکھیں تو کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی ڈیفینیٹلی, دیکھیں ایکسپورٹ سیکٹر ہی ہمارا وے فارورڈ ہے, ہمیں ایکسپورٹ سے ہی آگے بڑھنا ہے. لیکن ایکسپورٹ چونکہ اوور نائٹ نہیں ہوتی, ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹرکچرل کچھ جو ہیں وہ چینجز لانے پڑیں گے. اس بجٹ میں بھی جو ہم نے تجویز دی ہے, موبائل فون والی بہت اچھی بات ہے کہ ہم ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کریں. موبائل اگین از اے ویلیو. پاکستان ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ نہیں کرتا, دیٹس دا پرابلم. چاہے ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں, ہم میڈ ان پاکستان سلوگن اگر بڑھاتے ہیں ہم, جی خاص ہم کر ٹیکسٹائل کے اندر بہت زیادہ ہے. یس, بہت روم ہے. آپ فارما میں دیکھیں بہت روم ہے, آپ کی ایون انجینئرنگ میں بہت روم ہے. لیکن دیکھیں ایکسپورٹ میں آپ کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. اب ہماری بجٹ تجویز بہت بڑی یہ بھی تھی اس دفعہ کہ اگر میرے اوپر کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بالفرض 40% ہے اور میں ایکسپورٹ سے اپنا ریونیو بڑھاتا ہوں ایک سال بعد آڈیٹڈ فائنینشیلز میں, تو مجھ پہ کم ٹیکس لگے. پھر میں کوشش یہ کروں گا کہ میرا جو ریونیو بڑھ رہا ہے نا ہر سال, وہ ایکسپورٹ مارکیٹ سے بڑھے. شاید اس پہ مجھے 10% ٹیکس کی اگر کمی گورنمنٹ دے دے, انسینٹیوائز کر دیں میرے ایکسپورٹ والے ریونیو کو کہ یار اس پہ کم ہم آپ کو, تو دیکھیں پھر لوگ انسینٹیوائز ہوں گے ایکسپورٹ کے لیے. اچھا بزنس مین کو ہمیشہ اپنا بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے, یو آر رائٹ. اور اگر بزنس میں مزہ نہیں آئے گا, پروفٹ نہیں ہوگا, تو وہ بزنس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ جو ریونیو ہے اس کے اوپر ٹیکس کم ہونا چاہیے. اگر میں 100 روپے کماتا ہوں, 50 لوکل سیل سے کماتا ہوں, 50 ایکسپورٹ سے کماتا ہوں, تو 50 پہ آپ پورا ٹیکس لیں مجھ سے جو پاکستان کا ٹیکس ریٹ ہے. لیکن جو میں نے ایکسپورٹ زر مبادلہ لے کے آیا ہوں ملک میں, اس پہ اگر آپ مجھے تھوڑی چھوٹ دے دیں گے,
लेट्स से 10%, 15%, तो मैं अगले साल हर साल कोशिश करूंगा मेरा रेवेन्यू ज्यादा बढ़े एक्सपोर्ट वाली साइड से, क्योंकि वहाँ टैक्स कम है मेरा, तो दिस विल बी समथिंग व्हिच विल एनकरेज एक्सपोर्ट। आपने सही फरमाया, अब एक तरफ सैलरीड क्लास को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ऑफ कोर्स ये जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, कान अगर यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, अब उसको भी रेवेन्यू जनरेट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट सेक्टर से हटा के यहाँ 60% और वहाँ 40% की जाए तो फिर क्या आप लोग हैप्पी रहेंगे बिजनेस कम्युनिटी? देखिए बिल्कुल, आप देखिए एक्सपोर्ट से चलें, एक तो आपका ठीक है शॉर्टफॉल यहाँ पे तो आता है, लेकिन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होता है ना, ठीक है आपकी टैक्स शॉर्टफॉल हो जाएगी थोड़ी, लेकिन जो आपका इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक्सपोर्ट से बेहतरी की तरफ जाता है, वो भी आपकी करेंसी को स्टेबलाइज करता है, आपका डेफिसिट कम रखता है, इन्फ्लेशन को कम करता है। तो आई थिंक कि देखें इस वक्त मैंने जैसे आपसे कहा 96% पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है वो टैक्स में नहीं है, तो रूम कितना बड़ा है हमारे पास FBR के पास। आपने इस्लाहात की बात की कि PM साहब अभी ऑडिट करवाने लगे हैं फ्रॉम थर्ड पार्टी एंटिटीज, अच्छी बात है। देखिए हम वही बात करते हैं कि FBR में जो बुनियादी मसला हम समझते हैं वो ये है कि टैक्स बेस वाइडन नहीं होती, करंट टैक्स पेयर को स्क्वीज कर दिया जाता है। उसकी वजह है कि चाइनीज वॉल की हम बात करते हैं कि जो पॉलिसी मेकर है और इम्प्लीमेंटर है उसमें होनी चाहिए। इसकी मैं अक्सर तो हमारे पास बहुत अच्छी है, बस इम्प्लीमेंट नहीं होती ना, थोड़ी सी बट उसकी देखिए उसमें गैप उसमें होना चाहिए। अगर मैं पॉलिसी बना रहा हूँ मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं आसान पॉलिसी बनाऊंगा, इम्प्लीमेंटर भी मैं हूँ। जज खुद ऑर्डर देके पुलिस एग्जीक्यूट करती है जज का ऑर्डर, जज खुद जाके फील्ड में एग्जीक्यूट नहीं करता ऑर्डर, इसलिए वो इंसाफ पे ऑर्डर देता है और जो भी इंसाफ है वो एग्जीक्यूट लॉ एनफोर्समेंट कराती है। इसीलिए FBR में भी देयर शुड बी अ सेपरेट विंग जो एनफोर्समेंट करता हो, जो इंप्लीमेंटेशन करता हो। पॉलिसी विंग शुड बी कंप्लीटली सेपरेट, और अब ये काम हो भी रहा है। चलिए तो अच्छी बात है। अच्छा, बैंक से जो कैश विड्रॉल कराने पे टैक्स के हवाले से कुछ न्यूज़ है, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा है, क्या वो फिक्स इनकम के ऊपर है, जो फिक्स इनकम से पैसे जनरेट होते हैं उसके ऊपर टैक्स है, क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए ये जी। जो अभी तक हमारी नॉलेज है वो ये है कि जो आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से उस पर टैक्स डबल कर दिया जाएगा बेसिकली। और अगेन उसकी देखिए वजह मेन यही है कि आप इस वक्त चाह रहे हैं कि जो ब्लैक इकोनॉमी है या जो आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो डॉक्यूमेंट होनी शुरू, और वो ज्यादातर कैश में डील करती है, ज्यादातर कैश डीलिंग्स जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की हैं, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर दैट। तो लोग तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना चाहते हैं, तो अगर कैश विड्रॉल इतना ज्यादा रिस्की है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि 2% तक जो है वो टैक्स आ जाएगा या डबल आ जाएगा, तो फिर लोग शाय नहीं हो जाएंगे? नहीं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा जी मैं 2% कैश पेमेंट कोई आपसे मांगता है आज, तो आपको पता है मुझे 2% बैंक को देना है वो पेमेंट करने के लिए, आप कहेंगे नहीं भाई आप मुझसे चेक ले लें, आप मुझसे ऑनलाइन ट्रांसफर ले लें, मैं आपको किसी और जरिए से कर दूंगा, तो वो इनकरेज होगा, द अदर साइड विल बी इनकरेज कि आप जब कैश निकाल के कोई आपसे कहेगा जी मुझे कैश पेमेंट दे, मैं उसके अलावा नहीं लेता। न्यूज़ इज गुड और बैड? आई थिंक इट्स गुड फॉर द डिजिटल इकोनॉमी, बैड फॉर द पीपल जो इस वक्त कैश का काम करते हैं या कैश भी रहते हैं, बट दे आर द अनडॉक्यूमेंटेड वंस, वही टैक्स नेट से बाहर भी हैं। चलें जी, ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। उस्मान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, बजट के हवाले से भी डिटेल डिस्कशन हुई, और साथ साथ जो न्यूज़ इकोनॉमी के अंदर है वो भी हमने प्रॉपर डायसेक्ट की। दैट्स इट। इसी लोग प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।